नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम निवेश की दुनिया में एक कह सकते हैं एक उभरते हुए विकल्प पर बात करेंगे। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी एसआईएफ्स। जी। इन्हें सेबी ने हाल ही में मंजूरी दी है और ये उन निवेशकों का ध्यान खींच सकते हैं जो अपने पोर्टफोलियो में कुछ नयापन चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक चेतावनी जरूरी है। ये आपके जाने पहचाने म्यूचुअल फंड से काफी अलग है और थोड़े पेचीदा भी। बिल्कुल। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं पहलुओं पर रोशनी डालती है कि भाई ये एसआईएफ्स असल में हैं क्या, किसके लिए ज्यादा मायने रखते हैं, और जो दूसरे विकल्प हैं जैसे म्यूचुअल फंड, पीएमएस या एआईएफ, उनके सामने ये कहाँ ठहरते हैं। हम्म। इनमें जोखिम कितना है ये भी देखना होगा, खर्च कितना आता है, और अगर कोई निवेश करना चाहे तो कैसे करें। हाँ, ये सारे सवाल अहम हैं। म्यूचुअल फंड का अल्टीवासिफ और एडलवाइस की जो निवेश टीम है उनका भी जिक्र है। राधिका गुप्ता, त्रिदीप भट्टाचार्य, धवल दलाल जैसे नाम। अच्छा, तो आज हमारा मकसद है इस नए निवेश विकल्प की परतें खोलना। खासकर मैं सोच रही थी एक नए निवेशक के नजरिए से, हाँ, ये जरूरी है। क्योंकि वो 10 लाख वाली बात है ना न्यूनतम निवेश की। तो क्या उस सीमा के बावजूद ये उनके पोर्टफोलियो में जगह बना सकता है या नहीं? इसी पर बात करेंगे। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये एसआईएफ्स आखिर है क्या चीज? देखिए, एसआईएफ्स को आप ऐसे समझिए कि ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड, मतलब विनियमित निवेश माध्यमों की एक नई कैटेगरी है, एक नई किस्म। अच्छा। इन्हें अक्सर म्यूचुअल फंड और जो थोड़े ज्यादा जटिल निवेश विकल्प हैं, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पीएमएस कहते हैं जिसे, हाँ, पीएमएस। या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, एआईएफ्स, तो इनके बीच का एक पुल, एक ब्रिज समझा जाता है। ओके, बीच का रास्ता। हाँ, इन्हें खास तौर पर उन निवेशकों के लिए बनाया गया है जो म्यूचुअल फंड से तो कुछ ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा लचीलापन, अलग तरह की रणनीतियां, लेकिन वो पीएमएस या एआईएफ्स की जो ऊंची लागत होती है या जो जटिलता होती है, उससे बचना चाहते हैं। ये दिलचस्प है। जैसे आपने एडलवाइस का जिक्र किया, वो अपने एल्टीवा जाइफ के बारे में कहते हैं, फोकस, शोर नहीं, लंबी अवधि का विश्वास, छोटी अवधि के उतार चढ़ाव नहीं। जी। सुनने में तो ये काफी स्थिर और सोचा समझा निवेश लगता है, लेकिन ये जो आपने कहा ज्यादा लचीलापन, ये असल में रणनीतियों में कैसे दिखता है? क्या अलग करते हैं ये? यही यही इनकी खासियत है। देखिए, जो पारंपरिक म्यूचुअल फंड होते हैं उनके मुकाबले जाइफ्स ज्यादा जटिल, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रणनीतियां अपना सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज है लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी। लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे, क्या मतलब हुआ इसका? जरूर, जरूर। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर एक ही समय पर एक साथ कुछ शेयरों के बढ़ने की उम्मीद में उन्हें खरीदते हैं। इसे कहते हैं लॉन्ग जाना। अच्छा, खरीदना मतलब लॉन्ग। हाँ, और साथ ही वो कुछ दूसरे शेयरों के गिरने की उम्मीद करते हैं तो उन्हें उधार लेकर बाजार में बेच देते हैं। इसे कहते हैं शॉर्ट करना। ओह, उधार लेकर बेचना। जी। इसका मकसद ये होता है कि बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे गिरे, दोनों सूरतों में मुनाफा कमाने की कोशिश की जाए। ये तो बिल्कुल अलग है म्यूचुअल फंड से। हाँ, इसके अलावा ये सेक्टर रोटेशन जैसी रणनीति भी अपना सकते हैं। मतलब तेजी से उन सेक्टरों में पैसा लगाना जिनके चलने की उम्मीद ज्यादा है और दूसरों से निकल जाना। ओके। या फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन, मतलब बाजार के माहौल को देखकर इक्विटी और डेट में अपना निवेश घटाना बढ़ाना। ये सब म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज्यादा तेजी से और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर सकते हैं। और जानकारी ये भी बताती है कि ये डेरिवेटिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद काफी ज्यादा भी। हाँ, ये भी एक बड़ा अंतर है। एक स्रोत कह रहा है 25% तक शॉर्ट एक्सपोजर हो सकता है, तो दूसरा कह रहा है 200% तक लीवरेज, 200% लीवरेज। जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये उधार लेकर अपनी पूंजी से 2 गुना निवेश कर सकते हैं। ये तो बहुत जोखिम भरा लगता है। हाँ, लीवरेज का मतलब यही है, उधार लेकर अपनी निवेश क्षमता बढ़ाना। इससे मुनाफा तो कई गुना बढ़ सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर बाजी उल्टी पड़ी, मतलब अगर बाजार आपके खिलाफ गया,
तो नुकसान भी उतना ही ज्यादा और तेजी से हो सकता है। बाप रे। ये लीवरेज और डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कितना होगा, ये हर एसआईएफ के लिए अलग अलग होता है। ये उनके ऑफर डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा होना चाहिए। जैसे आपने एडवाइस का जिक्र किया, उनके एफएक्यूज में शायद ये था कि वो अपने फंड के लिए शॉर्ट एक्सपोजर 25% तक सीमित रखेंगे। अच्छा, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल, ये निवेशकों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि वो फंड कितना जोखिम ले रहा है, कितना लीवरेज इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। तो ये साफ है कि यहाँ जोखिम और रिटर्न दोनों की संभावना पारंपरिक फंड से काफी ज्यादा हो सकती है। चलिए, अब इसे दूसरे निवेश विकल्पों के बरक्स रखकर देखते हैं, ताकि नए निवेशक समझ सकें कि ये पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होता है। सबसे बड़ा अंतर तो मुझे वो न्यूनतम निवेश वाला ही लग रहा है। हाँ, वो एक बड़ा फिल्टर है। बिल्कुल। एसआईएफ में, जैसा आपने कहा, कम से कम 10 लाख रुपए लगाने होते हैं। 10 लाख? जी। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में तो आप 100 रुपए या 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। हाँ, वो तो बहुत आसान है। और अगर हम स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर देखें, तो पीएमएस के लिए आमतौर पर 50 लाख रुपए की जरूरत होती है, और एआईएफ्स के लिए तो 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा। तो एसआईएफ इन दोनों के बीच में आ गया 10 लाख पर। बिल्कुल। ये 10 लाख की सीमा ही इसे सीधे सीधे एक खास निवेशक वर्ग तक सीमित कर देती है। आम रिटेल निवेशक के लिए यह शायद नहीं है। सही कहा। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास निवेश करने के लिए बड़ी रकम है। और रणनीतियों के लिहाज से ये कैसे अलग है? हमने लॉन्ग शॉर्ट की बात की और हाँ, तो जैसा हमने बात की, एसएफएस ज्यादा लचीली और थोड़ी जटिल रणनीति अपना सकते हैं। लॉन्ग शॉर्ट, डायनामिक एलोकेशन, सेक्टर रोटेशन वगैरह। म्यूचुअल फंड ज्यादातर सीधे साधे होते हैं। इक्विटी फंड हैं, डेट फंड हैं, हाइब्रिड हैं, या फिर इंडेक्स फंड। पीएमएस जो हैं वो व्यक्तिगत निवेशकों के लिए ज्यादा कस्टमाइज्ड, मतलब उनकी जरूरत के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाते हैं, शायद किसी खास थीम पर आधारित हो। ओके। और एआईएफएस तो और भी अलग दुनिया है। वो प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स जैसी चीजों में निवेश करते हैं, जो आम निवेशकों के लिए बिल्कुल नहीं होती। और लिक्विडिटी, मतलब पैसा निकालने में आसानी, ये कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड यहाँ सबसे अच्छे हैं। आप आमतौर पर किसी भी कारोबारी दिन अपने पैसे निकाल सकते हैं। हाँ, T+2 या T+3 में पैसा आ जाता है। बिल्कुल। एसआईएफ्स में लिक्विडिटी मध्यम दर्जे की होती है। ये फंड की रणनीति पर निर्भर करता है। कुछ में लॉक इन पीरियड हो सकता है। लॉक इन मतलब कुछ समय तक पैसा निकाल ही नहीं सकते? हाँ, हो सकता है। या फिर निकालने के लिए लंबा नोटिस पीरियड देना पड़े। ये सब फंड के दस्तावेजों में लिखा होगा। अच्छा। और पीएमएस और एआईएफ्स? पीएमएस में भी लिक्विडिटी मध्यम ही होती है। अक्सर एग्जिट लोड लगता है जल्दी निकालने पर, या नोटिस पीरियड होता है। एआईएफ्स में लिक्विडिटी सबसे कम होती है, क्योंकि वो अक्सर क्लोज्ड एंडेड होते हैं और ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जिन्हें फटाफट बेचना आसान नहीं होता, जैसे स्टार्टअप्स या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। तो कुल मिलाकर एसआईएफ एक तरह से बीच का रास्ता दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड से ज्यादा एडवांस्ड रणनीतियां, लेकिन पीएमएस एआईएफ से कम एंट्री पॉइंट और लिक्विडिटी भी बीच की। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। अब आते हैं एक और बहुत अहम मुद्दे पर, टैक्स। क्या टैक्स के मामले में भी ये बीच में है, या म्यूचुअल फंड जैसे हैं, या पीएमएस एआईएफ जैसे? ये एक अच्छी बात है सिफ्स के बारे में। टैक्स के मामले में इनका ढांचा काफी हद तक म्यूचुअल फंड जैसा ही है। ओह, ये तो बढ़िया है। हाँ, और यही बात इन्हें पीएमएस या एआईएफ की तुलना में ज्यादा टैक्स एफिशिएंट, मतलब टैक्स के लिहाज से बेहतर बनाती है। अगर कोई सिफ है जो अपना 65% से ज्यादा पैसा भारतीय इक्विटी यानी शेयरों में लगाता है, तो उसे इक्विटी ओरिएंटेड माना जाता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड की तरह। बिल्कुल। तो ऐसे फंड में अगर आप 1 साल से ज्यादा समय तक निवेशित रहते हैं, तो जो मुनाफा होता है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, एलटीसीजी, उस पर टैक्स लगता है 1 लाख रुपए की सालाना छूट के बाद, और रेट होता है लगभग 10% से 12.5% के बीच। सूत्रों में थोड़ा फर्क है, जैसे एडलवाइस 12.5% बताता है। और अगर 1 साल से पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म? हाँ, अगर 1 साल से कम में बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एसटीसीजी पर टैक्स करीब 15% से 20% लगता है। एडलवाइस का डेटा 20% बताता है। ये भी म्यूचुअल फंड जैसा ही है। और अगर ये एसआईएफ इक्विटी ओरिएंटेड ना हो, मान लीजिए डेट में ज्यादा निवेश करता है या हाइब्रिड है? अगर डेट ओरिएंटेड एसआईएफ है तो उस पर होने वाला मुनाफा आपकी कुल इनकम में जुड़ जाता है, और फिर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। ये बिल्कुल डेट म्यूचुअल फंड वाला नियम है। अच्छा। और हाइब्रिड फंड्स का टैक्स इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका इक्विटी और डेट में कितना कितना निवेश है, वही 65% वाला नियम। तो मतलब टैक्स के मामले में ये निवेशकों के लिए काफी हद तक म्यूचुअल फंड जैसा ही अनुभव देंगे, या ये एक प्लस पॉइंट है? हाँ, निश्चित रूप से।
पीएमएस एसआईएफ के मुकाबले टैक्स का स्ट्रक्चर यहाँ सरल और फायदेमंद है। ठीक है, तो तस्वीर अब कुछ और साफ हो रही है। 10 लाख रुपए न्यूनतम निवेश, जटिल रणनीतियां मुमकिन है, टैक्स म्यूचुअल फंड जैसा, और लिक्विडिटी बीच की। अब सबसे बड़ा सवाल ये असल में किसके लिए है? क्या एक नया निवेशक जिसके पास शायद 10 लाख रुपए हों भी, मान लीजिए किसी तरह जमा कर लिए, तो क्या उससे इसमें कूद पड़ना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इस बारे में काफी स्पष्ट है। देखिए, एसएसआईएफ्स मुख्य रूप से उन निवेशकों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एचएनआईज की श्रेणी में आते हैं। एचएनआई मतलब जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति है? हाँ, या फिर जिन्हें मान्यता प्राप्त निवेशक यानी एक्रेडिटेड इन्वेस्टर का दर्जा मिला हो। आम भाषा में कहें तो ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके पास निवेश करने के लिए काफी पैसा है, जो ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, जिन्हें वित्तीय बाजारों की ठीक ठाक समझ है। मतलब वो समझते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, और जो लंबी अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं। बिल्कुल, कम से कम 3 से 5 साल या उससे भी ज्यादा लंबी अवधि का नजरिया होना चाहिए। ये कुछ शॉर्ट टर्म की चीज नहीं है। तो मतलब ये उन नए निवेशकों के लिए नहीं है जो अभी म्यूचुअल फंड एसआईपी से शुरुआत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके लिए अगला कदम हो सकता है, लेकिन पहला कदम नहीं। और जोखिमों पर जोर देना बहुत जरूरी है, खासकर अगर कोई नया निवेशक इसके बारे में सोच भी रहा है। पारंपरिक म्यूचुअल फंड के मुकाबले यहाँ जोखिम कहाँ ज्यादा है? बिल्कुल, जोखिम यहाँ निश्चित रूप से ज्यादा हैं और उन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला, जैसा हमने बात की, उच्च अस्थिरता, हाई वॉलेटिलिटी, मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव। हाँ, क्योंकि ये जटिल रणनीतियां अपनाते हैं, डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेवरेज ले सकते हैं, या किसी एक सेक्टर में बहुत ज्यादा निवेश कर सकते हैं। इन सब वजहों से इनके एनएवी में यानी इनके मूल्य में उतार चढ़ाव ज्यादा तेजी से और ज्यादा बड़ा हो सकता है, म्यूचुअल फंड के मुकाबले कहीं ज्यादा। ओके, पहला जोखिम अस्थिरता। दूसरा है तरलता का जोखिम, लिक्विडिटी रिस्क। जैसा हमने पहले भी कहा, कुछ फंड्स में लॉक इन पीरियड हो सकता है या पैसा निकालने में सामान्य से ज्यादा समय लग सकता है। अब सोचिए, आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ी और आप अपना पैसा निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ये एक बड़ा जोखिम है। हाँ, ये तो है, और खर्चे भी ज्यादा आपने कहा था। बिल्कुल। तीसरा बड़ा जोखिम है उच्च शुल्क, हायर कॉस्ट्स। मैनेजमेंट फीस तो है ही, उसके ऊपर से मुनाफे पर 10% से 20% तक का प्रदर्शन शुल्क यानी परफॉर्मेंस फी भी लग सकता है। ये शुल्क आपके फाइनल रिटर्न को काफी कम कर सकते हैं। इस पर हम आगे और बात करेंगे। ठीक है। और चौथा है सीमित ट्रैक रिकॉर्ड, लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड। भारत में एसआईएफएस अभी बिल्कुल नए हैं, अप्रैल 2025 में ही तो आए हैं। हाँ, तो हमारे पास इनके लंबे समय के प्रदर्शन का कोई भरोसेमंद डेटा नहीं है। हमें पता नहीं कि ये अलग अलग बाजार की स्थितियों में कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो हम किस पर भरोसा कर रहे हैं? फंड मैनेजर पर? हाँ, ज्यादातर आप फंड मैनेजर के पिछले अनुभव, उनकी काबिलियत और उनकी बताई गई रणनीति पर ही भरोसा कर रहे होते हैं। तो साफ है, ऊंची एंट्री फीस 10 लाख, ज्यादा जोखिम, अस्थिरता, लिक्विडिटी, ज्यादा फीस और कम जानकारी, सीमित ट्रैक रिकॉर्ड, ये निश्चित रूप से हर किसी के लिए नहीं है, खासकर हर नए निवेशक के लिए तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही समझे आप। लेकिन मान लीजिए कोई नया निवेशक है जो ये सब समझता है। वो कहता है, ठीक है, मैं जोखिम लेने को तैयार हूं, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मुझे इसमें दिलचस्पी है। तो उसे अपने कुल निवेश पोर्टफोलियो में से कितनी जगह देनी चाहिए? क्या वो अपना सारा पैसा इसमें लगा दे या थोड़ा सा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई नया निवेशक सब कुछ समझने के बाद और अपनी जोखिम क्षमता को जानते हुए एसआईएफ में निवेश करने का फैसला करता भी है, तो उसे आवंटन यानी एलोकेशन बहुत सोच समझकर और बहुत कम रखना चाहिए। कितना कम? स्रोत यही सलाह देते हैं कि इसे पोर्टफोलियो का एक छोटा टैक्टिकल या सैटेलाइट हिस्सा मानना चाहिए, कोर होल्डिंग नहीं। शुरुआत में कुल पोर्टफोलियो का मान लीजिए 5% से 10% तक का आवंटन काफी हो सकता है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। 5 से 10%? और ये शायद उम्र और जोखिम लेने की क्षमता पर भी निर्भर करेगा। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई 25-30 साल का युवा निवेशक है जिसका निवेश का होराइजन बहुत लंबा है और वो ज्यादा जोखिम ले सकता है, वो शायद 8% या 10% के ऊपरी छोर तक सोच सकता है। लेकिन जो निवेशक मान लीजिए 50-55 साल के हैं, रिटायरमेंट करीब है या जो स्वभाव से ही कम जोखिम लेना पसंद करते हैं, उन्हें 3% से 5% तक ही सीमित रहना चाहिए, या शायद शुरुआत में इससे पूरी तरह बचना ही बेहतर हो। कुछ स्रोत तो उम्र के हिसाब से और भी बारीक सुझाव देते हैं, जैसे 50 की उम्र के बाद 1-3% या उससे भी कम,
और 60 के बाद तो शायद बिल्कुल नहीं। हाँ, ये भी एक तरीका है सोचने का। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और जोखिम लेने की क्षमता कम होती है, वैसे वैसे सिर्फ जैसे जटिल और जोखिम भरे निवेशों से दूरी बना लेनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर पोर्टफोलियो में पहले से ही दूसरे वैकल्पिक निवेश हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने रीट्स में पैसा लगाया है या सोने में या किसी प्राइवेट इक्विटी फंड में। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो क्या सिर्फ को मिलाकर कुल वैकल्पिक निवेश की कोई सीमा होनी चाहिए, खासकर नए निवेशकों के लिए? बिल्कुल। एक अच्छा अंगूठा नियम, रूल ऑफ थंब, ये है कि नए निवेशकों के लिए कुल वैकल्पिक निवेश, जिसमें SIF, रीट्स, सोना, प्राइवेट इक्विटी सब आ गए, वो कुल पोर्टफोलियो के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20% की ऊपरी सीमा? हाँ, और उसमें भी SIFs का हिस्सा तो और भी कम, जैसा हमने कहा 5 से 10%। और सबसे अहम सवाल शायद ये होगी कि न्यूनतम 10 लाख रुपए से ही शुरू करें। बिल्कुल, एकदम से बड़ी रकम लगाना सही नहीं होगा। पहले 10 लाख रुपए लगाएं, देखें कि आप इस निवेश को समझ पा रहे हैं या नहीं, इसमें सहज हैं या नहीं। जब आपका भरोसा बढ़े, आपकी समझ बढ़े, तभी धीरे धीरे निवेश बढ़ाने के बारे में सोचें, अगर जरूरत लगे तो। अगर हम एक उदाहरण लें ताकि श्रोता इसे ठीक से समझ पाएं, मान लीजिए किसी नए निवेशक का कुल पोर्टफोलियो 50 लाख का है। ठीक है। तो एक संतुलित पोर्टफोलियो शायद ऐसा दिख सकता है: 20 लाख 40% बड़े भारतीय शेयरों में, लार्ज कैप; 7.5 लाख 15% मिड और स्मॉल कैप शेयरों में; 12.5 लाख 25% विविध म्यूचुअल फंड्स में, शायद कुछ अंतर्राष्ट्रीय भी; 7.5 लाख रुपए 15% बॉन्ड्स या सुरक्षित मानी जाने वाली संपत्ति में। तो अब SIF के लिए यहाँ कितनी जगह बची? मुश्किल से 5%, यानी 2.5 लाख रुपए। लेकिन न्यूनतम तो 10 लाख है। हाँ, ये कि व्यवहारिक दिक्कत है। आपका उदाहरण बिल्कुल सही है। 5% आवंटन के हिसाब से 50 लाख के पोर्टफोलियो में SIF की जगह नहीं बनती, क्योंकि न्यूनतम निवेश ही 10 लाख है। तो इसका मतलब ये हुआ कि SIF में निवेश करने के लिए आपका कुल पोर्टफोलियो ही काफी बड़ा होना चाहिए, ताकि 10 लाख रुपए लगाने पर भी वो आपके कुल पोर्टफोलियो का सिर्फ 5-10% ही बने। बिल्कुल। अगर आप 10% आवंटन भी रखते हैं तो 10 लाख रुपए का निवेश करने के लिए आपका कुल पोर्टफोलियो कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए। 1 करोड़? हाँ। और अगर आप 5% आवंटन रखना चाहते हैं तो 10 लाख लगाने के लिए आपका पोर्टफोलियो 2 करोड़ का होना चाहिए। ओह, तो ये तो वाकई HNI वाली बात हो गई। ये नए निवेशक की परिभाषा से ही बाहर हो गया शायद। हाँ, ज्यादातर मामलों में ये नए या छोटे निवेशकों की पहुंच से बाहर है, सिर्फ न्यूनतम निवेश की वजह से ही। तो हम जो 5-10% आवंटन की बात कर रहे हैं, वो असल में उन निवेशकों के लिए है जिनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी करोड़ों में है। सही। या फिर कोई ऐसा निवेशक जिसका पोर्टफोलियो भी छोटा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जोखिम लेने को तैयार है और सिर्फ को अपने ऑल्टरनेटिव बास्केट का बड़ा हिस्सा बनाने को तैयार है। लेकिन ये सलाह हम आमतौर पर नहीं लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो संक्षेप में, नए निवेशक के लिए जिसका पोर्टफोलियो अभी बन रहा है, सिर्फ शायद सही विकल्प नहीं है, मुख्यतः न्यूनतम निवेश सीमा के कारण। हाँ, ये कहना ज्यादा सही होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा निवेशक है जिसके लिए 10 लाख रुपए लगाना संभव है और वो 5-10% वाले दायरे में भी आ रहा है। अब चुनौती आती है इन फंड्स को चुनने और उनका मूल्यांकन करने की। सिर्फ पिछला रिटर्न देखकर तो काम नहीं चलेगा, आपने कहा। खासकर जब ट्रैक रिकॉर्ड ही सीमित हो और रणनीतियां इतनी जटिल हो, बिल्कुल नहीं चलेगा। SIFs का मूल्यांकन पारंपरिक फंड से कहीं ज्यादा गहराई से करना होगा। सिर्फ रिटर्न के आंकड़े देखना तो बिल्कुल काफी नहीं है। आपको ये समझना होगा कि वो रिटर्न कैसे कमाया गया है और कितने जोखिम के साथ कमाया गया है। तो किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? वो जो मुश्किल शब्द होते हैं, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, अल्फा, बीटा, ये सब, ये तो काफी टेक्निकल हो जाता है नए निवेशक के लिए। हाँ, वो तकनीकी मैट्रिक्स हैं और पेशेवर सलाहकार उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो सिद्धांत है वो समझना जरूरी है। नए निवेशक के लिए मैं कहूंगा 2-3 मुख्य बातों पर ध्यान दें। पहला, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब क्या फंड ने जो जोखिम उठाया है उसके हिसाब से पर्याप्त रिटर्न दिया है। ऐसा तो नहीं कि ज्यादा रिटर्न सिर्फ इसलिए आया क्योंकि फंड ने बहुत ज्यादा जोखिम ले लिया। ये कैसे पता चलेगा? आप फंड मैनेजर से या डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ सकते हैं कि वो जोखिम को कैसे मापते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। शार्प रेशियो या सॉर्टिनो रेशियो जैसे अनुपात इसी चीज को मापने में मदद करते हैं। जिसका रेशियो बेहतर, उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेहतर माना जाता है। ओके, पहला जोखिम के हिसाब से रिटर्न। दूसरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन। इसका मतलब है कि जब बाजार में सबसे बुरा दौर आया था
तो इस फंड की वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी गिरी थी। ये आपको एक अंदाजा देता है कि अगर बाजार फिर से बहुत खराब हुआ तो आप कितने नुकसान की उम्मीद कर सकते हैं। ये आपकी जोखिम सहने की क्षमता से मेल खाना चाहिए। ये जरूरी है जानना। तीसरा, रणनीति से स्थिरता और अनुशासन। क्या फंड अपनी घोषित रणनीति पर टिका हुआ है? ऐसा तो नहीं कि फंड मैनेजर बार बार अपनी रणनीति बदल रहा है या जो कहा था वो कर नहीं रहा। स्थिरता और अनुशासन बहुत जरूरी है। और चौथा, शायद सबसे जरूरी, फंड मैनेजमेंट टीम की गुणवत्ता। बिल्कुल, टीम का अनुभव कितना है, क्या उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, भले ही दूसरे फंड्स में हो, अच्छा रहा है? वो जोखिम को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं? यहीं पर एडलवाइस जैसी टीम के अनुभव का मूल्यांकन मायने रखता है, जिनके CIOs त्रिदीप भट्टाचार्य, धवल दलाल का लंबा अनुभव है। आपको ये देखना होगा कि टीम कितनी सक्षम और भरोसेमंद है। तो तकनीकी बारीकियों में खोने के बजाय इन बुनियादी सवालों पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। जोखिम के हिसाब से रिटर्न, संभावित नुकसान, स्थिरता और मैनेजर की गुणवत्ता। हाँ, एक आम निवेशक के लिए यह ज्यादा व्यवहारिक है। और निवेश से पहले पूरी जांच पड़ताल यानी ड्यू डिलिजेंस तो करनी ही होगी। इसके लिए कोई चेकलिस्ट जैसा कुछ हो सकता है जो निवेशक फॉलो कर सके? हाँ, एक मोटा मोटा खाका बना सकते हैं एक चेकलिस्ट की तरह। एक, खुद को समझें, क्या ये निवेश मेरे लक्ष्यों और जोखिम क्षमता से मेल खाता है? क्यों कर रहा हूं मैं ये निवेश? 2, रणनीति समझें, फंड असल में पैसा कैसे बनाएगा, उसकी निवेश फिलॉसफी क्या है, लॉन्ग शॉट है, सेक्टर रोटेशन है, क्या है? यह आपको साफ होना चाहिए। ओके। 3, टीम को परखें, मैनेजर कौन है, उनका अनुभव, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या वो भरोसेमंद लगते हैं? 4, प्रदर्शन और जोखिम का विश्लेषण करें, जितना भी डेटा उपलब्ध है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, उसे जोखिम के संदर्भ में देखें, सिर्फ रिटर्न नहीं। 5, शर्तें और शुल्क ध्यान से पढ़ें, ये बहुत बहुत जरूरी है। ऑफर डॉक्यूमेंट SID को बारीकी से पढ़ें। मैनेजमेंट फीस कितनी है, परफॉर्मेंस फीस का स्ट्रक्चर क्या है, हर्डल रेट क्या है, हाई वाटरमार्क है या नहीं, एग्जिट लोड कितना है, कोई छुपा हुआ शुल्क तो नहीं। ये फीस वाला पॉइंट बहुत अहम है। बिल्कुल। 6, नियामक पुष्टि करें, क्या फंड सेबी के साथ विधिवत पंजीकृत है, ये जरूर जांच लें। 7, निकासी के नियम समझें, पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं, लॉक इन पीरियड कितना है, नोटिस पीरियड कितना है, ये सब पहले से पता होना चाहिए। ये एक अच्छी चेकलिस्ट है, खासकर फीस वाला पॉइंट। आपने फिर से शुल्कों का जिक्र किया, स्रोत भी यही कहते हैं कि SIFs में शुल्क ज्यादा होते हैं। जरा विस्तार से बताएं कि किस किस तरह के शुल्क लग सकते हैं, ये निवेशक के रिटर्न को कितना खा सकते हैं। हाँ, शुल्क संरचना को समझना बेहद अहम है, क्योंकि ये आपके असल मुनाफे पर सीधा और बड़ा असर डालती है। मुख्य रूप से कुछ तरह के शुल्क हो सकते हैं इसमें। पहला है वार्षिक प्रबंधन शुल्क, एनुअल मैनेजमेंट फी। ये फंड की कुल संपत्ति AUM का एक निश्चित प्रतिशत होता है। कितना होता है ये आमतौर पर? आमतौर पर ये 1.25% से 2.00% सालाना के बीच हो सकता है। ये शुल्क तो लगेगा ही, चाहे फंड ने मुनाफा कमाया हो या नुकसान किया हो। ओके, 1.25% से 2.00%। दूसरा और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है प्रदर्शन शुल्क, परफॉर्मेंस फी, जिसे कैरीड इंटरेस्ट भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये वो शुल्क है जो फंड के अच्छा प्रदर्शन करने पर लगता है। आमतौर पर एक हर्डल रेट तय होता है, मान लीजिए सालाना 10% या 12%। अगर फंड इससे ज्यादा रिटर्न कमाता है तो उस अतिरिक्त मुनाफे का 10% से 20% हिस्सा शुल्क के रूप में फंड मैनेजर को जाता है। 10 से 20%? अतिरिक्त मुनाफे का? हाँ। मान लीजिए हर्डल रेट 10% है और फंड ने 18% कमाया, तो अतिरिक्त मुनाफा हुआ 8%। अगर परफॉर्मेंस फीस 20% है तो इस 8% का 20% यानी 1.6% मैनेजर को जाएगा। इसमें वो हाई वाटर मार्क वाली बात भी होती है, वो जरूरी है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है। हाई वाटर मार्क का सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि मैनेजर को परफॉर्मेंस फीस सिर्फ तभी मिले जब फंड का NAV, नेट एसेट वैल्यू, उसके पिछले उच्चतम स्तर को पार करे। मतलब अगर फंड पहले गिरा, मान लीजिए NAV 100 से 90 हो गया और फिर वापस चढ़कर 100 पर आया, तो मैनेजर को कोई परफॉर्मेंस फीस नहीं मिलेगी। फीस तभी मिलेगी जब NAV 100 के ऊपर जाएगा, यानी नया मुनाफा बनेगा। ये निवेशक के हित में है। हाँ, ये जरूर देखना चाहिए कि हाई वाटरमार्क है या नहीं। और कोई शुल्क? तीसरा है कुल व्यय अनुपात, टोटल एक्सपेंस रेशियो, TER।
इसमें मैनेजमेंट शुल्क और फंड चलाने के दूसरे खर्चे शामिल होते हैं, जैसे ऑपरेशनल खर्च, रजिस्ट्रार फीस, कस्टोडियन फीस वगैरह। ये कितना हो सकता है? ये आमतौर पर 1.00% से 2.25% सालाना के बीच हो सकता है। सेबी ने इसकी एक ऊपरी सीमा तय की हुई है। ध्यान दें कि टीईआर में मैनेजमेंट फीस शामिल होती है, लेकिन परफॉर्मेंस फीस आमतौर पर इसके ऊपर होती है। ओह, तो मैनेजमेंट फीस प्लस परफॉर्मेंस फीस प्लस बाकी खर्चे? हाँ, कुछ ऐसा समझ लीजिए। और चौथा, एग्जिट लोड भी हो सकता है। ये कब लगता है? अगर आप अपना निवेश जल्दी निकाल लेते हैं, जैसे पहले 12 महीने या 18 महीने के अंदर, तो आपको अपनी निकाली गई रकम का 1% या 2% तक एग्जिट लोड के रूप में देना पड़ सकता है। बाप रे, मैनेजमेंट फीस 1.25 से 2%, परफॉर्मेंस फीस 10 से 20% मुनाफे का, टीईआर 1 to 2.25% और एग्जिट लोड 0 से 2%। इसका मतलब तो ये हुआ कि फंड को पहले इन सारे शुल्कों को पार करने लायक, मतलब काफी ज्यादा रिटर्न कमाना होगा, तब जाकर कहीं निवेशक के हाथ में कुछ मुनाफा आएगा। ये तो वाकई एक बड़ी बाधा है। निश्चित रूप से ये ऊंची लागत निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा विचारणीय बिंदु है। आपको ये हिसाब लगाना होगा कि क्या संभावित ज्यादा रिटर्न इन ऊंची लागतों की भरपाई कर पाएगा या नहीं। अब बात करते हैं कि बाजार में अभी कौन से खिलाड़ी हैं, कौन कौन से फंड हाउसेज एसआईएफ्स लेकर आए हैं। हमने क्वांट और एडलवाइस का नाम सुना, और कौन है इस मैदान में? हाँ, क्वांट म्यूचुअल फंड ने भाड़ा पहला ऑपरेशनल सिर्फ लॉन्च किया था। वो एक इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड था, QSIF। इसके बाद कई और बड़े नाम सामने आए हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल, HDFC AMC, निपॉन इंडिया, एडिलवाइज AMC तो हैं ही अपने आल्टेवा सिर्फ प्लेटफॉर्म के साथ। SBI MF, आदित्य बिरला, सन लाइफ AMC और एक्सिस AMC जैसे बड़े फंड हाउस भी या तो सिर्फ लॉन्च कर चुके हैं, या सेबी से मंजूरी ले चुके हैं, या लेने की प्रक्रिया में हैं। तो मतलब काफी सारे विकल्प आने वाले हैं या आ चुके हैं? हाँ, उम्मीद यही है। ये अलग अलग रणनीतियों वाले फंड्स ला रहे हैं। कोई लॉन्ग शॉर्ट ला रहा है, कोई सेक्टर रोटेशन पे फोकस कर रहा है, कोई हाइब्रिड रणनीति अपना रहा है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये अभी भी एक बहुत नई श्रेणी है, तो इसमें लगातार नए फंड आते रहेंगे और कुछ शायद बंद भी हों। इसलिए चुनाव करते समय सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, तो अगर कोई निवेशक सारी जांच पड़ताल और सोच विचार के बाद ये फैसला करता है कि हाँ, मुझे सिर्फ में निवेश करना है, तो व्यवहारिक कदम क्या होंगे? प्रोसेस क्या है? प्रक्रिया कमोबेश इस तरह होगी। 1. पात्रता जांचें। सबसे पहले तो ये पक्का करें कि आपके पास न्यूनतम 10 लाख रुपए का निवेश करने की क्षमता है और आप उच्च जोखिम के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। 2. रणनीति चुनें। अपनी जरूरत, अपने लक्ष्य और अपनी जोखिम प्रोफाइल के हिसाब से सही SIF रणनीति चुनें। क्या आपको लॉन्ग शॉर्ट चाहिए या कुछ और? 3. KYC पूरा करें। अगर आपका KYC नो योर कस्टमर पहले से नहीं हुआ है तो उसे पूरा करें। इसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, पते का प्रमाण वगैरह दस्तावेज लगेंगे। ठीक है। 4. दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। यह सबसे जरूरी कदम है। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट और शुल्क संरचना वाले हिस्से को बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें। अगर कुछ समझ ना आए तो पूछें। किससे पूछें? अगर ये निवेश कर रहे हैं तो उनसे पूछें। 5. सही माध्यम से निवेश करें। निवेश हमेशा AMC की आधिकारिक वेबसाइट या सेबी पंजीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या किसी भरोसेमंद सेबी पंजीकृत वितरक के जरिए ही करें। ओके। 6. नियमित निगरानी रखें। निवेश करने के बाद भूल ना जाएं। नियमित रूप से फंड के NAV, उसके प्रदर्शन और पोर्टफोलियो अपडेट्स पर नजर रखें। देखें कि फंड वैसा ही कर रहा है जैसा उसने कहा था। 7. सलाह लेने पर विचार करें। क्योंकि ये जटिल उत्पाद हैं, एक प्रोफेशनल और योग्य वित्तीय सलाहकार की मदद लेना समझदारी हो सकती है, खासकर ये समझने के लिए कि ये निवेश आपके बाकी पोर्टफोलियो के साथ कैसे फिट बैठता है और आपके समग्र वित्तीय लक्ष्यों में कैसे मदद करता है। हाँ, सलाहकार की भूमिका यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल। अब एक थोड़ा दूर का सवाल उठाते हैं। रिटायरमेंट जैसे बहुत लंबे समय के लक्ष्यों के लिए SIPs कितने उपयुक्त है? क्या कोई व्यक्ति अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का एक बड़ा हिस्सा बनाने के लिए इन पर निर्भर रह सकता है? रिटायरमेंट जैसी लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए SIPs का उपयोग किया तो जा सकता है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ और आवंटन समय के साथ बदलना होगा। मतलब जब रिटायरमेंट में काफी समय बाकी हो, मान लीजिए 20 साल से ज्यादा, तो शायद ग्रोथ बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा, जैसे हमने कहा 5-10% या ज्यादा जोखिम लेने वाले 8 से 12% तक SIPs में रखा जा सकता है। ठीक है, शुरुआत में। हाँ,
लेकिन जैसे जैसे रिटायरमेंट नजदीक आता है, हाँ। मान लीजिए अब सिर्फ 5 या 10 साल बचे हैं, तो ये आवंटन काफी कम कर देना चाहिए। शायद 5% या उससे भी नीचे। और रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब या रिटायर होने के बाद, हाँ। तब क्या? तब एसआईपीज में आवंटन 0 या लगभग 0 to 2% कर देना सबसे बेहतर है। क्यों? रिटायरमेंट के बाद तो पैसे की जरूरत पड़ती रहेगी। बिल्कुल पड़ती रहेगी, लेकिन एसआईपीज में जोखिम बहुत ज्यादा होता है। एक चीज होती है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स का जोखिम। सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क, ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपके रिटायरमेंट के ठीक पहले या शुरुआती सालों में बाजार में बड़ी गिरावट आ जाए और आपका ज्यादा पैसा एसआईपीज जैसे जोखिम भरे निवेशों में लगा हो, तो जब आप पैसे निकालेंगे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, तो आपको गिरी हुई कीमतों पर ज्यादा यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी। इससे आपका कॉर्पस बहुत तेजी से घट सकता है और शायद जिंदगी भर ना चल पाए। ओह, ये तो खतरनाक है। हाँ, इसलिए रिटायरमेंट के नजदीक या उसके बाद पूंजी की सुरक्षा ज्यादा अहम हो जाती है। तब कम जोखिम वाले निवेश जैसे डेट फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स या सरकारी योजनाएं ज्यादा उपयुक्त होती हैं। समझ गई। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में एसआईपीज का रोल बहुत सीमित और समय के साथ घटता जाना चाहिए। बिल्कुल। निकासी की बात आई तो एक और सवाल मन में आ रहा है। मान लीजिए किसी के पोर्टफोलियो में सिप्स भी हैं, म्यूचुअल फंड भी हैं, स्टॉक्स भी हैं, पीपीएफ भी है। अब उसे पैसे निकालने हैं, तो टैक्स बचाने के लिहाज से क्या कोई स्मार्ट तरीका है पैसे निकालने का? मतलब किस खाते से पहले निकालें? हाँ, टैक्सेबल निकासी के लिए एक क्रम फॉलो करने की सलाह दी जाती है। हालांकि ये हर किसी की व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करेगा और टैक्स नियम बदल भी सकते हैं। लेकिन एक सामान्य सुझाव क्या हो सकता है? एक सामान्य सुझाव ये है, 1, सबसे पहले उन निवेशों या खातों से पैसे निकालें जिन पर टैक्स लगता ही है या सबसे ज्यादा लगता है, जैसे सीधे खरीदे गए स्टॉक्स अगर शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है, या कुछ तरह के डेट म्यूचुअल फंड जिनका गेन आपकी इनकम में जुड़ता है। ओके, टैक्सेबल खाते पहले। 2, इसके बाद सिर्फ यूनिट्स बेचें। यहां कोशिश करें कि अगर आपका सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड है तो उसे 1 साल से ज्यादा रखने के बाद ही बेचें, ताकि आपको कम दर वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एलटीजी टैक्स का फायदा मिले, 1 लाख रुपए तक छूट के बाद। ये अच्छा पॉइंट है। 3, इसके बाद टैक्स डेफर्ड खातों टैक्स डिफर्ड अकाउंट से जरूरत पड़ने पर निकालें, जैसे आपका पीपीएफ या ईपीएफ। इनमें पैसा निकालते समय टैक्स लगता है, कुछ शर्तों के साथ। और आखिर में? 4, और आखिर में अगर आपके पास कोई टैक्स फ्री खाते हों, जैसे कुछ पेंशन योजनाएं या भारत में ऐसा कोई सीधा विकल्प कम है, लेकिन उदाहरण के लिए, तो उनसे निकालें। इसके साथ ही टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की रणनीति भी अपनाई जा सकती है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग? हाँ, मतलब अगर आपके किसी निवेश जैसे स्टॉक या म्यूचुअल फंड में नुकसान हो रहा है, तो उसे बेचकर उस नुकसान को अपने मुनाफे जैसे सिफ या स्टॉक के मुनाफे के सामने एडजस्ट करना, ताकि आपका कुल टैक्सेबल गेन कम हो जाए। अच्छा। टैक्स के मामले हमेशा जटिल होते हैं, नियम बदलते रहते हैं, इसलिए इस मामले में एक योग्य टैक्स सलाहकार से सलाह लेना ही सबसे अच्छा रहता है। वो आपकी पूरी वित्तीय स्थिति देखकर सही सलाह दे पाएगा। हाँ, ये जरूरी है। खुद से टैक्स प्लानिंग करना जोखिम भरा हो सकता है। बिल्कुल। तो आज की इस लंबी और काफी गहरी चर्चा का अगर हम सार निकालें, तो एसआईएफ्स भारत में निवेश का एक नया रेगुलेटेड यानी विनियमित लेकिन जटिल रास्ता है। सही। इनमें 10 लाख रुपए की ऊंची न्यूनतम सीमा है। पारंपरिक फंड्स के मुकाबले जोखिम ज्यादा है, अस्थिरता, लिक्विडिटी की कमी, शुल्क भी ज्यादा है। ये मुख्य रूप से उन अनुभवी और संपन्न निवेशकों एचएनआईज के लिए है, जो जोखिम को समझते हैं, उसे उठा सकते हैं और लंबी अवधि मतलब 3-5 साल या उससे ज्यादा के लिए निवेशित रह सकते हैं। बिल्कुल सही सारांश है। और नए निवेशकों के लिए संदेश बिल्कुल साफ है, अत्यधिक सावधानी बरतें। पहले अपनी बुनियाद मजबूत करें, इमरजेंसी फंड बनाएं, टर्म इंश्योरेंस लें और म्यूचुअल फंड एसआईपीज के जरिए धीरे धीरे निवेश शुरू करें। अगर आप सिप्स के बारे में सोचते भी हैं, तो पहले तो ये देखें कि क्या आप 10 लाख रुपए न्यूनतम निवेश की शर्त पूरी करते हैं, और क्या ये रकम आपके कुल पोर्टफोलियो का एक बहुत छोटा हिस्सा, शायद 5-10% से ज्यादा नहीं है। और पूरी जांच पड़ताल करें। हाँ, पूरी ड्यू डिलिजेंस करें, समझें कि आप किस में निवेश कर रहे हैं, जोखिम क्या है, फीस कितनी है, और ये समझें कि ये आपके समग्र वित्तीय लक्ष्यों के साथ कैसे फिट बैठता है। यहाँ एडलवाइस जैसी कंपनियों का जो निवेश दर्शन है, अनुशासित, सुसंगत, ट्रू टू लेबल और प्रक्रिया संचालित निवेश पर जोर, वो इस तरह के जटिल निवेशों में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये चीजें निवेशकों को कुछ हद तक भरोसा दिलाती हैं कि फंड मैनेजमेंट एक सोची समझी प्रक्रिया के तहत हो रहा है।
बिल्कुल। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल एसआईएफ्स की दुनिया में। उम्मीद है इससे हमारे श्रोताओं को, खासकर नए निवेशकों को, एक स्पष्ट तस्वीर मिली होगी। यहाँ एक अंतिम विचार है जिस पर शायद हर निवेशक, खासकर नया निवेशक, सोच सकता है। बताइए। देखिए, एसआईएफ्स बेशक उन रणनीतियों और संभावनाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं जो पहले शायद सिर्फ बहुत अमीर लोगों के लिए या संस्थागत निवेशकों के लिए ही उपलब्ध थीं। और हाँ, इनसे शायद ज्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है, लेकिन असली सवाल जो हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए वो ये: क्या यह संभावित अतिरिक्त इनाम उस बढ़ी हुई जटिलता, उन ऊंची लागतों, उस ज्यादा जोखिम और उस कम पारदर्शिता की भरपाई करता है? बहुत वाजिब सवाल है। खासकर तब जब निवेश के सरल, आजमाए हुए और कम लागत वाले रास्ते भी उपलब्ध हैं, जैसे सीधे साधे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड। क्या एसआईएफ का ये जटिल रास्ता आपके अपने वित्तीय लक्ष्यों, आपकी अपनी जोखिम लेने की क्षमता और सबसे जरूरी आपके मन की शांति के लिए सही संतुलन है? इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग होगा और इसे ईमानदारी से खोजना बहुत जरूरी है। किसी और की देखा देखी या सिर्फ ज्यादा रिटर्न के लालच में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए। एक बहुत ही वाजिब और महत्वपूर्ण सवाल सोचने के लिए छोड़ा है आपने। क्या जटिलता और ऊंचे खर्च के बदले मिलने वाला संभावित इनाम वाकई उसके लायक है? इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी हमारे श्रोताओं को एसएफआईएस को बेहतर ढंग से समझने में और अपने लिए सही फैसला लेने में मदद करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।